स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 हॉकिंस इंडियाना 6 नवंबर 1983। एक छोटे से टाउन में चार दोस्त माइक, डस्टिन, लूकस और विल डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे होते हैं। गेम खत्म होती है, सब घर चले जाते हैं, पर विल के साथ कुछ अजीब होने लगता है। रात को विल को एक मॉन्स्टर जैसा फिगर दिखाई देता है। वो घबराकर भागने लगता है और जैसे ही लगता है कि अब तो बस पकड़ा ही गया, विल खुद ही गायब हो जाता है और पूरा शहर सिर्फ एक ही सवाल करता है, विल कहाँ गया। अगली सुबह विल के दोस्त उसको जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं और वहां उन्हें मिलती है एक अजीब सी लड़की 11। हाँ, वो काउंटिंग वाला नंबर 11। बाल कटे हुए, डरी हुई, पर अंदर से एकदम खतरनाक। 11 एक्चुअली एक सीक्रेट लैब से भागी होती है जहां डॉक्टर ब्रेनर नाम का साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। 11 उसको पापा बोलती है और ये लोग 11 को वापस पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन लोगों को मार भी सकते हैं। और 11 के पास कुछ पावर्स भी हैं, माइंड से चीजें हिला सकती है, किसी को भी कहीं भी ढूंढ सकती है और सबसे बड़ी बात, अपसाइड डाउन नाम की दूसरी डायमेंशन में देख सकती है। इसी जगह 11 के सामने एक मॉन्स्टर आता है जिसको बाद में सब लोग मिलकर डेमोगोर्गन नाम देते हैं। डर के मारे 11 दोनों डायमेंशंस के बीच एक क्रैक खोल देती है और अब अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर्स हॉकिंस में घुसने लगते हैं। सिर्फ विल के दोस्त ही उसे नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि जोनाथन बायर्स यानी विल का भाई, वो भी अपने तरीके से उसकी तलाश में लगा होता है। जोनाथन थोड़ा इंट्रोवर्ट और अपनी ही दुनिया में रहने वाला लड़का है जिसमें इमोशंस अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं। विल को ढूंढते ढूंढते वो अपने कैमरे के थ्रू शहर को देख रहा होता है और इसी बीच वो अपनी क्लासमेट नैन्सी की छुपके से फोटोज भी ले लेता है। बस इसी एक चीज की वजह से उसके स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के स्टीव के साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नैन्सी स्टीव की गर्लफ्रेंड है। नैन्सी, जो कि माइक की बहन भी है, एक दिन स्टीव के साथ एंजॉय कर रही होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड बारबरा अकेले ही पूल के पास उसका वेट कर रही होती है। पर वहीं पीछे से डेमोगोर्गन बारबरा को खींच कर ले जाता है। नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता, बारबरा गायब है। इस इंसिडेंट के बाद नैन्सी की स्टीव के साथ दूरियां बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे नैन्सी और जोनाथन, दो अलग दुनिया वाले लोग, मिलकर मॉन्स्टर के शिकार पर निकल पड़ते हैं, बारबरा को ढूंढने और विल को वापस लाने के लिए। विल की मॉम जॉयस को घर में अजीब अजीब सिग्नल्स मिलने लगते हैं, लाइट बल्ब ब्लिंक होना, दीवारों पर अजीब तरह के मैसेजेस, जैसे विल कहीं से उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। होपर यानी टाउन का चीफ, उसे भी शक होने लगता है कि लैब वाले कुछ तो छुपा रहे हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि लैब ने विल की फेक बॉडी बनवाई थी ताकि अपसाइड डाउन वाली मिस्ट्री सबसे छुपी रहे। ये लोग 11 को ढूंढ रहे होते हैं और जो भी बीच में आए उसे खत्म कर देते हैं। इस सब के बीच 11 अपनी पावर्स यूज करके माइक, डस्टिन और लूकस को बुलिस से बचाती है और टाइम के साथ साथ माइक और 11 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा फील करने लगते हैं। सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और 11 उन्हें बताते हैं कि मैं विल को ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। फिर सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं, एक ऐसा आइसोलेशन टैंक बनाना जिसमें जाके 11 अपसाइड डाउन में विल को ढूंढ सके। वहां जाके 11 बताते हैं कि बारबरा अब मर चुकी है पर विल अभी भी जिंदा है। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। जोनाथन और नैन्सी अपने घर में एक ट्रैप लगाते हैं ताकि डेमोगोर्गन्स को फंसाया जा सके, लेकिन इसी बीच स्टीव वहां आ जाता है और उनका प्लान बिगाड़ देता है और तभी उन तीनों को पता चलता है कि डेमोगोर्गन को आग से प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ जॉयस और होपर हॉकिंस लैब में जाकर उनसे एक डील करते हैं, अगर उन्हें अपसाइड डाउन में जाके विल को ढूंढने दिया जाए तो वो लैब वाले को 11 का पता बता देंगे। डॉक्टर ब्रेनर को लगता है कि ये दोनों अंदर जाकर बचेंगे नहीं, पर सरप्राइजिंगली दोनों जिंदा निकल आते हैं। वो दोनों विल को ढूंढ लेते हैं, पर विल को डेमोगोर्गन ने कैद करके रखा होता है और उसके मुंह में एक ट्यूब जैसी चीज लगी होती है। जैसे तैसे वो लोग उसे बाहर निकाल कर बचा लेते हैं। इधर विल के दोस्त और 11 बाकी लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक लैब के लोग और उनकी सिक्योरिटी टीम वहां घुस आती है। 11 अपनी पावर्स यूज करके उन सबको रोक देती है और उनका काम तमाम कर देती है, पर इसके बाद वो काफी कमजोर हो जाती है। तब एंट्री होती है डेमोगोर्गन की। उसके सामने जो भी आता है वो उसे मारता जाता है। 11 कहती है, नहीं, मेरे दोस्तों को हाथ मत लगा देना, और अपनी पूरी पावर जोड़कर 11 डेमोगोर्गन को हवा में उड़ा देती है, धूल बना देती है, पर उस फाइट में खुद भी उसके साथ गायब हो जाती है। और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2। लगभग एक साल बीत चुका है। विल धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहा है, पर उसके अंदर अभी भी कुछ गलत चल रहा होता है, इसलिए उसके रेगुलर चेकअप्स चल रहे होते हैं डॉक्टर सैम ओवेंस के पास। इस सीजन में कुछ नए लोग आते हैं। मैक्स, लाल बालों वाली कैलिफोर्निया से आई एक कूल गेमर लड़की। डस्टिन और लूकस दोनों उसके पीछे पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे वो गैंग का पार्ट बन जाती है। बिली, मैक्स का स्टेप ब्रदर, हड्डियां भी तोड़ता है, दिल भी, और सभी लड़कियां और मॉम्स उसके पीछे पागल हैं। बॉब, जो उसका नया बॉयफ्रेंड, एकदम स्वीट सा बंदा, हमेशा सबकी मदद करता है और सबसे बड़ी बात यह सबका दिल जीत लेता है। मरी, एक एक्स जर्नलिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक्सपर्ट, जो सोचता है वही मुंह पर बोल देता है। जैसे जब उसने जोनाथन और नैन्सी को सीधा बोल दिया, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बस मान लो, और ये दोनों सच्ची में मान भी लेते हैं। सबको लगता है अब सब कुछ ठीक हो रहा है, पर विल के अंदर कुछ गलत चल रहा होता है। जब से विल अपसाइड डाउन से वापस आया है, वो कीड़ो जैसी चीज की उल्टी कर रहा होता है, पर किसी को कुछ नहीं बताता। उसे बार बार शैडो मॉन्स्टर के विजन्स दिख रहे होते हैं और एक दिन वो डिसाइड करता है कि आज मैं इस मॉन्स्टर का सामना करूंगा।
लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आता है, शैडो मॉन्स्टर सीधा विल के अंदर घुस जाता है और बाद में इसी क्रिएचर को नाम मिलता है माइंड फ्लेयर। वो धीरे धीरे विल पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर देता है। फिर एक और बड़ी बात सामने आती है, सीजन 1 में गायब होने के बाद 11 एक्चुअली उसी टाइम वापस आ गई थी और तब से वो होपर के कैबिन में छुप कर रह रही होती है, पर अब 11 को अपने दोस्तों की याद आ रही होती है। होपर उसे बाहर जाने नहीं देता, पर एक दिन 11 कैबिन में हंगामा मचाकर वहां से भाग निकलती है। 11 अपनी असली मोम टेरी से मिलती है। टेरी सिर्फ 2-3 शब्द ही बार बार रिपीट करती रहती है, क्योंकि डॉक्टर ब्रेनर ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसकी बेटी 11 को उससे छीन लिया था। यहीं 11 को पता चलता है कि उसका असली नाम है जेन। फिर 11 उन लोगों को ढूंढने निकल पड़ती है जिन्हें उसकी तरह लैब में लाया गया था और जिनके पास 11 की तरह ही पावर्स हैं। वो मिलते हैं काली यानी 008 से। काली 11 को अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल करना सिखाती है, उसको एक नया लुक देती है और धीरे धीरे 11 को अपनी क्राइम गैंग का हिस्सा बना लेती है। पर 11 को फील होता है कि उसके दोस्त खतरे में है और बिना कुछ सोचे सब कुछ छोड़कर वो सीधा हॉकिंस लौट आती है। विल जिन कीड़ों की उल्टी कर रहा था ना, वही बड़े होकर बाद में बन जाते हैं डेमोडॉग्स। साथ ही विल माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में होकर हॉकिंस का एक बड़ा सा मैप ड्रॉ कर रहा होता है, जिसमें शहर के नीचे नीचे एक टनल्स का नेटवर्क बना होता है। ये टनल्स हॉकिंस लैब के पोर्टल से कनेक्टेड होती हैं, जो रोज थोड़ा थोड़ा करके और बड़ा होता जा रहा है। सबको लग रहा होता है कि विल उनकी मदद कर रहा है, पर असल में विल तो माइंड फ्लेयर का पपेट बन चुका होता है। एक मिशन के दौरान विल सबको लैब एरिया में भेज देता है और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, डेमोडॉग सीधा उन पे अटैक कर देते हैं। इस फाइट में बॉब अपनी जान दे देता है ताकि जोइस, होपर और बाकी के लोग वहां से जिंदा निकल सकें। बाद में सबको समझ आ जाता है कि ये माइंड फ्लेयर का बनाया जाल था और वो विल के थ्रू सब पर नजर रख रहा था। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे वो विल के अंदर से माइंड फ्लेयर को निकाल सकें। वो लोग विल को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ बहुत तेज गर्मी का एनवायरनमेंट बना देते हैं, क्योंकि हीट माइंड फ्लेयर को कमजोर बना देती है और प्लान काम कर जाता है। माइंड फ्लेयर विल की बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि पोर्टल को हमेशा के लिए बंद करना होगा और ये काम 11 ही कर सकती है। 11 एकदम लास्ट मोमेंट पर वहां पहुंचती है और अपनी पावर्स यूज करके एक ही झटके में पोर्टल को सील कर देती है। हॉकिंस फिर से सेफ हो जाता है। कुछ टाइम बाद होपर को एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे 11 ऑफिशियली होपर की बेटी बन जाती है। सीजन के एंड में 11 माइक के साथ स्कूल की डांस पार्टी अटेंड करती है और यहीं पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3। इस सीजन में सिर्फ 2 ही नए लोग ऐड होते हैं। एरिका, लूकस की छोटी बहन, सीजन 2 में भी थी पर ज्यादा कुछ रोल नहीं था। रॉबिन, स्टीव की पुरानी क्लासमेट। अब दोनों स्कूप्स एहोए में मिलकर आइसक्रीम सर्व कर रहे होते हैं। स्टीव को धीरे धीरे रॉबिन पसंद आने लगती है, पर रॉबिन सीधा बोल देती है, मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद हैं। और सीजन 4 में उसका क्रश एकदम क्लियर होता है, विकी, एक कम बोलने वाली क्यूट सी लड़की। इस बार विलन्स कौन है? रशियंस। ये लोग अब हॉकिंस में घुस आए हैं। इन्होंने अपने देश में अपसाइड डाउन का पोर्टल खोलने की कोशिश की थी, पर वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए अब वो सीधा हॉकिंस में आ गए। और सबसे पागलपन वाली बात, पूरा स्टारकोर्ट मॉल इन्होंने बस इसलिए बनाया था ताकि नीचे एक सीक्रेट बेस बना के पोर्टल ओपन कर सकें बिना किसी को शक हुए। और दूसरी तरफ टीन ड्रामा चल रहा होता है, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं। माइक और 11 दोनों होपर के घर में पूरा टाइम बस किस करते रहते हैं। इस सबसे होपर काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहने लगता है। लूकस और मैक्स अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और पिछले सीजन में जहाँ मैक्स और 11 एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, अब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी हैं। नैन्सी और जोनाथन दोनों एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम कर रहे होते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, सब उनको बच्चा समझकर इग्नोर करते रहते हैं। होपर और जॉइस के बीच भी हल्की बहुत फ्लर्टिंग चल रही होती है, पर होपर इस सीजन में बस डैड मोड में ही रहता है, स्पेशली 11 को लेकर। मॉरिस सीधा बोलता है, यार मान लो ना तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। डस्टिन समर कैंप से वापस आता है, बोलता है अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है सूजी। सब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। विल, यार बेचारे को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको सिर्फ पुराने मॉन्स्टर से पहले वाले दिनों के गेम्स खेलने होते हैं। और उसके सभी दोस्त अब रिलेशनशिप में बिजी हो चुके हैं। बिल का दिल एकदम टूट रहा होता है, क्योंकि उसके बचपन के 2 साल तो मॉन्स्टर से खा गए और जब वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है तब सब लोग किसी और ही फेज में चल रहे हैं। एक दिन विल को फिर से कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी से हॉकिंस में जहाँ जहाँ भी मॉन्स्टर्स के छोटे मोटे टुकड़े बचे हुए थे, वो सब मेल्ट होकर एक चिपचिपा डरावना और बड़ा क्रीचर बन जाते हैं। ये है माइंड फ्लेयर का नया रूप। फिर एक दिन माइंड फ्लेयर मैक्स के भाई बिली की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सीजन 2 में विल के साथ किया था। बिली पहले भी काफी वाइल्ड टाइप का बंदा था और उसका माइक की मोम के साथ भी चक्कर था, पर माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आने के बाद उसका बिहेवियर और खतरनाक हो जाता है। अब बिली माइंड फ्लेयर के लिए किडनैपिंग्स करता है, मर्डर्स करता है, लोगों को सैक्रिफाइस करता है और उन सभी बॉडीज का मास माइंड फ्लेयर को और बड़ा और पावरफुल बनाता जाता है। टीम डिवाइड्स हो जाती है जैसे हर सीजन में होता है। स्टीव, डस्टिन, रॉबिन और एरिका ये लोग रशियंस के सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में पहुंच जाते हैं और रशियंस इन्हें पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करने लगते हैं। होपर, जॉइस और मरी ये लोग एक रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी को किडनैप कर लेते हैं ताकि उसकी मदद ले सकें। एलेक्सी काफ़ी इनोसेंट और स्वीट सा बंदा होता है और वो मदद करने के लिए मान भी जाता है, पर एक रशियन टर्मिनेटर जैसा बंदा इनका पीछा करता रहता है। इसी दौरान वो एलेक्सी को मार देता है। फिर होपर और उस बंदे के बीच बड़ी फाइट हो जाती है।
नैन्सी और जोनाथन ये दोनों लोगों के अचानक गायब होने के पीछे की मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कि माइंड फ्लेयर की बॉडी से जुड़ गए। और इसी बीच ये लोग मैक्स, ल्यूकस, माइक, 11 और विल की टीम से जाके जुड़ जाते हैं। 11 अपनी पावर्स की मदद से देख लेते हैं कि बिली अब माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है, इसलिए उसको रोकना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिली हर एक मिनट के साथ और भी ज्यादा खतरनाक बन रहा होता है। माइंड फ्लेयर जो पहले सिर्फ चूहों का मांस यूज करके सर्वाइव कर रहा था, अब बिली की मदद से इंसानों की बॉडी एब्जॉर्ब करके और भी बड़ा और ज्यादा पावरफुल बन गया है। और सिचुएशन तब बिगड़ जाती है जब 11 उसको रोक नहीं पाती। मॉन्स्टर 11 को काट लेता है, जिससे उसकी पावर्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तब फाइनली सभी टीम्स एक जगह इकट्ठा होकर फाइनल प्लान बनाती है। माइंड फ्लेयर को रोकना है और बिली को बचाना है। अडल्ट्स की टीम होपर, जॉयस और मरी बेस बदल के रशियंस बेस में घुस जाते हैं, ताकि पोर्टल मशीन को डिस्ट्रॉय करके अपसाइड डाउन का गेट हमेशा के लिए बंद कर सकें। डस्टिन की टीम स्टीव, रॉबिन, एरिका और डस्टिन ये लोग पहले ही रशियंस के अंडरग्राउंड बेस में जाके आ चुके हैं, तो ये अडल्ट्स को गाइड करते हैं कि कौन से टनल से किस गेट तक जाना है। पर एक पॉइंट पे जाके प्रॉब्लम आती है। गेट खोलने के लिए एक स्पेशल कोड चाहिए होता है और किसी को नहीं पता कि वो कोड क्या है। और यहीं पे एंट्री होती है सूजी की, डस्टिन की गर्लफ्रेंड, जो सच में एग्जिस्ट करती है। वो सिर्फ जीनियस ही नहीं, काफ़ी प्यारी और थोड़ी रोमांटिक भी है। लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन चल रही होती है, लोग मरने ही वाले होते हैं और मैडम यहाँ डस्टिन के साथ गाना शुरू कर देती है। उसी वक्त 11 की टीम बिली और माइंड फ्लेयर से फाइट कर रही होती है और मॉन्स्टर बस जीतने ही वाला होता है। तब 11 बिली के माइंड में घुस के उसे उसकी पुरानी यादें दिखाती है। इससे बिली वापस होश में आने लगता है और माइंड फ्लेयर का कंट्रोल उस पर से हट जाता है। बस यहीं से बिली फ्री हो जाता है और वो सीधा मॉन्स्टर का सामना करता है, जो सबको मारने के लिए बिल्कुल तैयार ही खड़ा है। और बिली कम से कम एक लास्ट काम कर लेता है, अपनी जान देकर सबको बचा लेता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह सेक्रीफाइस करके। इसी बीच जब होपर और जो इस पोर्टल बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ वो टर्मिनेटर जैसा रशियन आ जाता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। एंड में वो रशियन हार तो जाता है, लेकिन जाते जाते होपर को एक ऐसी पोजीशन में फंसा देता है जहाँ से वो पोर्टल बंद होने से पहले जॉइस तक बिल्कुल भी वापस नहीं पहुँच सकता। और फिर एक बड़ा धमाका होता है और होपर पोर्टल के साथ वहीं गायब हो जाता है। बाद में सबको लगता है कि होपर मर चुका है, क्योंकि उसके जिंदा रहने का कोई निशान नहीं है, बस कुछ है तो खामोशी। इसके बाद मिलिट्री आती है और पूरी जगह को अपने कंट्रोल में ले लेती है और डॉक्टर ओवेंस को भी अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद जॉयस 11 को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेती है और फिर पूरी बायर्स फैमिली हॉकिंस छोड़कर नई जगह शिफ्ट हो जाती है, ताकि दोबारा कोई ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में ना आए और सब नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। इसके चलते सभी दोस्तों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, पर कम से कम अब कोई खतरे में नहीं रहेगा। और यहीं पे सीज़न 3 खत्म हो जाता है। सीज़न 4 शुरू होता है। सब लोग अब बड़े हो चुके हैं और हाई स्कूल में जा रहे होते हैं। और इस सीज़न में 4 नए लोग आते हैं। एडी, स्कूल का थोड़ा अजीब पर इंटरेस्टिंग सा बंदा, उसका एक ग्रुप है जिसे वो हेलफायर क्लब बोलता है, जहाँ ये लोग डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं। क्रिसी, स्कूल की सबसे पॉपुलर चीयर लीडर। जेसन, क्रिसी का बॉयफ्रेंड और बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। और लूकस भी अब उसी बास्केटबॉल टीम का पार्ट बन गया है। और आखिर में है डिमिट्री, जिसे एंजो भी बोलते हैं। ये एक रशियन गार्ड है जो कि होपर के साथ एक डील करता है, क्योंकि होपर मरा नहीं था, वो धमाके से बच गया और सोवियत यूनियन के लोगों ने उसे पकड़ लिया ताकि उससे अपना काम करवा सकें। वहाँ रहते हुए होपर एंजो से एक डील करता है, अगर एंजो उसको भागने में मदद करेगा ना, तो होपर उसको वो सारे पैसे दे देगा जो उसने अपनी बेटी 11 के फ्यूचर के लिए सेव करके रखे थे। एंजो उसका ऑफर मान लेता है और इसके बाद होपर जॉइस को एक लेटर भेज देता है। ये लेटर मिलते ही जॉइस मर्री के साथ रशिया जाने का प्लान बनाती है ताकि वो होपर को वापस ला सके। लेकिन जैसे हमेशा होता है, इस बार भी सब उल्टा हो जाता है। यूरी नाम के एक बंदे को उन्हें छुपके से रशिया पहुंचाना था, पर वो बीच में उनको धोखा दे देता है। इस धोखे के चक्कर में होपर एंजो के साथ फिर से जेल में बंद हो जाता है और बाद में उन्हें डेमोगोर्गन्स और डेमोडॉग्स के सामने डालकर टेस्ट किया जाता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि कैलिफोर्निया में क्या चल रहा है। कैलिफोर्निया में 11 अब स्कूल जाने लगी है, पर वहाँ सब लोग उसको बुली करते रहते हैं क्योंकि उन्हें वो थोड़ी अजीब सी लगती है। और दिक्कत यह है कि पहले के इंसिडेंट के बाद से 11 की सभी पावर चली गई हैं। जोनाथन का भी एक नया दोस्त बन गया है, आर्गाइल, जो पिज्ज़ा शॉप में काम करता है। और बेचारा विल, उसकी तो कोई मदद नहीं करता, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और जब माइक गर्मियों की छुट्टियों में सबसे मिलने आता है, तब विल को लगता है कि माइक उसे इग्नोर कर रहा है और बस पूरा टाइम 11 से ही बात करता रहता है। इस वजह से विल को अपनी फीलिंग्स दबानी पड़ती है। वो माइक को बता ही नहीं पाता कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है। एक मोमेंट आता भी है जब विल बताने की कोशिश करता है, पर माइक को कुछ समझ ही नहीं आता। बेचारा विल बस अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। इधर हॉकिंस में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जब तक फिर से कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू नहीं हो गई। क्रिसी हेलुसिनेशंस देखना शुरू कर देती है, मतलब उसे भ्रम होने लगते हैं, और मदद के लिए एडी के पास जाती है। वो चाहती है एडी उसको कोई डोज या सब्सटेंस दे दे ताकि उसको थोड़ा नॉर्मल फील हो। दोनों एडी के घर जाते हैं, पर वहाँ क्रिसी एक अलग ही दुनिया में घुस जाती है, जहाँ एडी उसे जगा भी नहीं पाता। अपने दिमाग के अंदर क्रिसी की मुलाकात होती है वैकना से, और वो उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। जब एडी उसकी डेड बॉडी देख लेता है तो वो वहाँ से शॉक में भाग जाता है। पुलिस को लगता है कि क्रिसी का मर्डर एडी ने किया है और पूरा ब्लेम उस पर डाल दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सब लोग अलग अलग टीम्स बनाकर सच का पता लगाने निकल पड़ते हैं
हॉकिंस में नैन्सी और रॉबिन इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं क्योंकि अब तक सिर्फ एक दो नहीं बल्कि वेक्ना 3 विक्टिम्स को मार चुका होता है। और जब वो डिटेल्स जोड़ते हैं तो सबका कनेक्शन एक ही बंदे से मिलता है, विक्टर क्रियल, जो कई सालों पहले वेक्ना के अटैक में अपनी पूरी फैमिली खो चुका था और बस वो अकेला ही जिंदा बचा था। इधर स्टीव की टीम डस्टिन, लूकस और मैक्स ये समझ जाता है कि एडी ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए वो जेसन और उसके साइको दोस्तों से पहले ही एडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि क्रिसी जेसन की गर्लफ्रेंड थी और उसे अब एडी से बदला चाहिए। फाइनली जब वो लोग एडी से मिलते हैं तो एडी एकदम घबराया हुआ होता है, पर वो लोग उसे समझाते हैं कि वो लोग सच पता करेंगे और पूरी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। लेकिन तब चीज़ें और खतरनाक हो जाती हैं जब मैक्स को भी वही चीज़ें दिखने लगती हैं जो वेक्ना के पहले विक्टिम्स को दिखती थी। टीम को समझ आ जाता है कि मैक्स के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा और अगला नंबर मैक्स का ही है। सेफ्टी के लिए वो अपना एक आखिरी लेटर लिखती है उन सभी लोगों को जिन्हें वो दिल से प्यार करती है, इवन बिली को भी। वो उसकी ग्रेव पर जाकर वो लेटर पढ़ती है और तभी वेक्ना वहाँ आ जाता है, सीधा बोलता है अब तुम्हारी बारी है। मैक्स धीरे धीरे उसके कंट्रोल में जाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त टाइम पे पहुंच जाते हैं और मैक्स का फेवरेट सॉन्ग चला देते हैं। म्यूजिक उसके लिए एक लाइफलाइन बन जाता है, एक छोटा सा विंडो मिलता है जिससे वो वेक्ना की दुनिया से बाहर निकल पाती है और वो बच जाती है। इधर कैलिफोर्निया में 11 स्कूल में बुलीज को रोकने के चक्कर में उसका मुंह तोड़ देती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। तभी डॉक्टर ओवेंस आता है और उसे बचा लेता है। वो 11 को बताता है कि मिलिट्री वालों को लगता है कि हॉकिंस में जो भी हो रहा है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी खोई हुई पावर्स वापस लाने में मदद कर सकता हूँ। 11 मान जाती है, पर वहाँ उसको दोबारा मिलना पड़ता है डॉक्टर ब्रेनर यानी उसके पापा से, जो मरा नहीं था, जिंदा बच गया था। और वो फिर 11 के बाल काट देता है ताकि वो अपनी पुरानी डरावनी मेमोरीज को ट्रिगर करके अपनी पावर्स वापस ला सके। और तब 11 को पता चलता है कि जब वो छोटी थी और लैब में बाकी गिफ्टेड बच्चों के साथ रहती थी तो उन सब के पीछे एक बंदा था, हेनरी, जो कि एक्चुअली विक्टर क्रेल का बेटा है। वही विक्टर क्रेल जिसकी पूरी फैमिली अटैक केस का कनेक्शन सब लोग ढूंढ रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, हेनरी के पास भी 11 जैसी पावर्स थी। वो डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट का पहला सब्जेक्ट था, मतलब नंबर 1। लेकिन बाद में वो अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि ब्रेनर ने उसके अंदर एक सिग्नल जैमर इम्प्लांट कर दिया था जो कि उसकी पावर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। 11 हेनरी की बातों में आ जाती है और उसके अंदर लगा हुआ डिवाइस निकाल देती है। बस डिवाइस निकलते हेनरी अपनी असलियत दिखा देता है और पावर्स यूज़ करके लैब में बाकी बच्चों को मार देता है। पूरे लैब में हंगामा मच जाता है। 11 ही उन सब में सबसे पावरफुल थी, इसलिए लास्ट में वो हेनरी का सामना करती है और बिल्कुल फर्स्ट सीजन वाले डेमोगोर्गन की तरह हेनरी को अपसाइड डाउन में धकेल देती है। वहाँ जाकर हेनरी जलता है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता है वेक्ना। और यहाँ सब क्लियर हो जाता है कि हेनरी क्रेल यानी नंबर 1 और वेक्ना एक ही इंसान है और अब वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करके अपना बदला लेना चाहता है। ये सब पुरानी यादें ट्रिगर होते ही फाइनली 11 की पावर्स वापस आ जाती हैं, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर यानी पापा उसे अभी भी नहीं जाने देना चाहता। इस बीच मिलिट्री के लोग वहाँ आ जाते हैं। 11 और डॉक्टर ओवेंस को लैब से निकलना पड़ता है और इसी प्रोसेस में डॉक्टर ब्रेनर मर जाता है। उधर जोनाथन की टीम माइक, विल और एरगाइल, जो ऑलमोस्ट पूरे सीजन में बस इधर उधर ही घूम रहे होते हैं, अब सूजी की मदद से 11 की लोकेशन ट्रैक करते हैं और फाइनली उसके पास पहुंच जाते हैं और सीजन के फिनाले के लिए तैयार करते हैं। पर उससे पहले मरी और जॉयस की टीम पूरी सिचुएशन को उल्टा कर देती है। वो दोनों रशिया की जेल में पहुंचते हैं और होपर को रेस्क्यू करते हैं, जहां होपर एक डेमोगोर्गन से लड़ रहा होता है। एंजो भी उसके साथ होता है और तीनों मिलकर वहां से बच निकलते हैं। हालांकि वो लोग जेल से निकल चुके होते हैं, पर फिर भी उन्हें सीजन के एंड में वापस जाना पड़ता है क्योंकि उनको भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा फाइनल फाइट में। और इस टाइम सब लोग दुनिया में इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो एक जगह मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। हॉकिंस में जो टीम बची थी वो वेक्ना को खत्म करने का एक प्लान बनाती है। उन्हें पता चलता है कि अपसाइड डाउन में जाने के लिए कई पोर्टल्स खुल चुके हैं और वेक्ना को अटैक करने के लिए मैक्स से दिमाग से कनेक्ट होना जरूरी है क्योंकि मैक्स अभी भी उसके निशाने पे है। इसलिए मैक्स खुद को एक ट्रैप की तरह यूज करती है। एरिका और लूकस उसके साथ रहते हैं ताकि वो हर सेकंड सेफ रहे। जब वो वेक्ना को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है तब इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नैन्सी, रॉबिन और स्टीव अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं वेक्ना को मारने के लिए। साथ ही डस्टिन और एडी वेक्ना के गुलामों यानी डेमो बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि बाकी लोग बिना रुकावट के वेक्ना के घर तक पहुंच सके। इसलिए एडी अपना बेस्ट गिटार परफॉर्मेंस शुरू कर देता है ताकि सारे डेमो बैट्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। प्लान काम करता है, पर जैसे ही वो डस्टिन के साथ बाहर भागने लगता है, डस्टिन तो बाहर निकल जाता है पर एडी वहीं रुक जाता है। उसे लगता है कि अगर वो थोड़ा और टाइम बाहर रुकेगा तो बाकी लोग सेफली बाहर पहुंच पाएंगे और इस चक्कर में डेमो बैट्स उस पर टूट पड़ते हैं और एडी सैक्रिफाइस करके मर जाता है। सीजन 4 का सबसे पेनफुल मोमेंट। वहीं दूसरी तरफ जेसन लूकस लड़ने आ जाता है क्योंकि उसने एडी की भागने में मदद की थी और पूरा प्लान बिगाड़ देता है। मैक्स अपने दिमाग की अच्छी यादों में घुसकर वेक्ना से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर जैसे ही लगता है कि सब खत्म तभी 11 आ जाती है। कैलिफोर्निया में एक वाटर टैंक के अंदर बैठी हुई 11 अपनी कॉन्शियसनेस मैक्स के दिमाग में भेज देती है ताकि वो वेक्ना से डायरेक्टली फाइट कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे 11 हार चुकी है। वेक्ना उसे कैद करने लगता है और मैक्स की बोन्स एक एक करके टूट रही होती है। वो धीरे धीरे मर रही है। इसी टाइम माइक 11 को मोटिवेट करता है। उसे एक इमोशनल पुश मिलती है जिससे 11 अपनी पूरी पावर्स अनलॉक कर देती है और वेक्ना को पीछे धकेल देती है।
साथ ही रशिया में मरी और हॉपर डेमोगोर्गन्स को मार रहे होते हैं और हॉकिंस में नैन्सी, स्टीव और रॉबिन वेक्ना की असली बॉडी को जला देते हैं और उस पर बुलेट्स चला रहे होते हैं। सब लोग हर जगह से एक साथ हमला कर रहे होते हैं, पर दिक्कत यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वेक्ना जिंदा बच जाता है, जबकि मैक्स मर जाती है और हॉकिंस के बीच एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। पर 11 हार नहीं मानती, वो सीधा बोलती है, नहीं मेरी दोस्त नहीं मरने वाली। और पता नहीं कैसे 11 मैक्स को वापस जिंदा कर देती है, पर मैक्स अब कोमा में चली जाती है। 2 दिन बाद फाइनली सभी लोग फिर से एक जगह मिलते हैं, रीयूनियंस होते हैं, पर हॉकिंस का हाल और ख़राब हो जाता है। पूरे शहर में अंधेरा बढ़ने लगता है, फूल पौधे मुरझाने लगते हैं और एक बड़ा सा पोर्टल खुलने लगता है। और यहीं पे सीज़न 4 भी ख़त्म हो जाता है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीज़न 5 देखने के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे रिकॉर्डेड।